अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स EDU 101 का टॉपिक नंबर 63 टू 68 तक कवर करवाने वाली हूँ। आप डेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस चैप्टर का जो बेसिक टाइटल है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म जानने के लिए हमें मॉडर्निज्म को भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। मॉडर्निज्म इन सेंस के ये आप समझ लें कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद ये सारा जो सा सिनेरियो वो स्टार्ट हुआ था मॉडर्निज्म का। फर्दर इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है मॉडर्निज्म के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था इसमें वो रिजेक्शन शुरू हो चुकी हुई थी गॉड की ग्रैंड नैरेटिव्स की, जैसे कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, जैसे गॉड रीजन एंड प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन सेंस के जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसने रिजेक्ट कर दिया था ओवर रीचिंग एक्सप्लेनेशंस को ऑफ हिस्ट्री के, उसके अलावा सोसाइटी के फेवर करने को और डिफरेंट किस्म के जो नैरेटिव्स थे उनको भी। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है स्केप्टिज्म टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स की। जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उनको डाउट था एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ्स पर, एम्फोसाइज करते हैं वो सब्जेक्ट पर, कॉन्टेक्स्ट के जो डिपेंडेंट नॉलेज थे उस पर। बेसिकली ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा था इसमें लोगों ने गॉड की एग्जिस्टेंस पे, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। उनका कहना ये था बेसिकली वो ये समझने लग गए थे कि जितनी भी ये तबाहियाँ वगैरह आ रही हैं, अगर कोई गॉड होता, कोई मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर होती है तो वो उनको मतलब प्रोटेक्ट करती है, बट कोई गॉड नहीं है इसलिए ये सारी वॉर्स हो रही हैं, सब सीन्स हैं। सो पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली रिजेक्शन ऑफ गॉड को भी समझा जाता है। अब थर्डली इसमें डिस्कस किया गया रिलेटिविज्म के बारे में। सो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली जो था वो प्रमोट कर रहा था कल्चरल रिलेटिविज्म को और एक्नॉलेज कर रहा था ट्रुथ्स को और वैल्यूज़ वगैरह को डिफरेंट कल्चर्स के अमंग। और उसके बाद डीकंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट आता है इसमें, जिसमें हम जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उन्होंने यूज़ किया था डीकंस्ट्रक्शन को ताकि वो एनालाइज कर सकें टेक्स्ट और आइडियाज़ को, और उसके अलावा उन्होंने रिवील किया था हिडन अजम्पशंस को और कॉन्ट्रडिक्शंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर में या दूसरे डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिल जाती हैं। फर्दर ये कि इसमें प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी के बारे में भी डिस्कस किया गया था, लाइक इन सेंस के जो था इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म में सेलिब्रेट की गई थी डाइवर्सिटी और वैल्यूज वगैरह जो कि मार्जिनलाइज वॉइस को मतलब कैप्चर कर रही थी। और फर्दर ये कि मतलब डिफरेंट किस्म की जो लाइक डाइवर्सिटीज़ थी उनको सेलिब्रेट कर रहे थे, लाइक उनको मतलब कि मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उनको ऑक्यूपाई कर रहे थे। और फर्दर ये कि इसमें मार्जिनलाइज किस्म की वॉइसेस वगैरह थी। और 6 पे ये कि स्केप्टिज्म आ चुका था, मतलब स्केप्टिज्म टू वर्ड मेटा नैरेटिव्स था, मतलब कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था ग्रैंड चीज़ों को, उसके ग्रैंड चीज़ें इन केस लाइक जो सुपर नेचुरल पावर्स थी उनको। और फर्दर ये कि उन्होंने कंपस करना शुरू कर दिया था, मतलब कि जो स्टोरीज और जो एक्सप्लेनेशन वगैरह दी जाए थे उनको वो एनालाइज करना शुरू हो चुके हुए थे। और अब उनका मेन फोकस जो था वो बेसिकली आइडेंटिटी पे था। ये भी एक पॉइंट है इसका फोकस ऑन आइडेंटिटी का, जो पोस्ट मॉडर्निज्म उन्होंने एक्सप्लोर किया कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उस पर आइडेंटिटी क्या, उसके अलावा स्पेशली वो जेंडर, रेस और सेक्सुअलिटी वगैरह के जो टॉपिक्स थे उन पे भी उनकी जो आइडेंटिटी का पॉइंट्स है उस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो था वो फोकस करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट उनके आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं। और फर्दर ये कि इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी डिस्कस किया गया है। लिटरेचर में अगर आप पढ़ें तो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो डिटेल में बताई जाती हैं, मतलब कि ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं। फर्दर जो पोस्ट मॉडर्निज्म ने इन्फ्लुएंस किया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की फिलोसफीज को, उन्होंने चैलेंज किया था लैंग्वेज को और आइडेंटिटी की स्टेबिलिटी वगैरह को। नाइन्थली यहाँ पे बात की गई है क्रिटिक्स ऑफ कंज्यूमर कल्चर के बारे में। सो पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्रिटिक कंज्यूमर कल्चर्स को भी क्रिटिक किया। और फर्दर ये कि इन्होंने कॉमोडिफिकेशंस दी थी आर्ट और कल्चर्स पर। और लास्टली यहाँ पे बात की गई है एम्ब्रेस ऑफ पैरोडी एंड आयरनी के बारे में। तो जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट था उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था पैरोडी को और आयरनी वगैरह को, चैलेंज किया था ट्रेडिशनल नॉर्म्स वगैरह को। ओवरऑल जो पोस्ट मॉडर्निज्म है एक मल्टी फैक्टेड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो कि इमर्ज हुई थी बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू मॉडर्निज्म। और फर्दर ये कि इसमें ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो मैंने पहले कहा, और ग्रैंड नैरेटिव से जैसे कि सुपर नेचुरल पावर की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके थे।
और ये एम्फेसाइज करते कल्चर रिलेटिविज्म पर, उसके डाइवर्सिटी पर, और ये एम्प्लॉय करते डिफरेंट किस्म के मेथड्स जैसे कि रिकन्स्ट्रक्शन है और आयरनी और चैलेंज कर रही थी फर्दर ये ट्रेडिशनल आइडियाज़ को, आर्ट के और फिलोसफी को, कल्चर को। और ये जो मूवमेंट थी ये एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रखते हैं कॉन्टेम्प्रेरी थॉट्स पर, और कॉन्टीन्यू ये रही, मतलब कि अभी तक ये वेरियस फील्ड्स में जो अभी भी कॉन्टीन्यू है। टॉपिक नंबर 64 को देख लें, तो इसमें बात कर रहे हैं व्हाट इज़ मॉडर्निज्म। सो बेसिकली इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, अराउंड अबाउट 8 पॉइंट्स हैं आई गेस। सो जो डेफिनेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म है इन सेंस ही रेफर करती है एक ऐसे पीरियड को जो कि मॉडर्न एरा में थे, जहाँ पे कैरेक्टराइज किया जाता है सर्टेनिटीज़ को और एक्सटेंड किया जाता है 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक एक्सटेंड रहा पीरियड। सेकेंडली ये कि इसमें कंपैरिजन था मॉडर्न एरा का। बेसिकली अब जो मॉडर्निस्ट थे उन्होंने, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो मॉडर्न एरा है वो मोर प्रिडिक्टेबल है, और जो इसके फीचर्स हैं वो लाइफ लॉन्ग करियर के और क्लास बेस्ड आइडेंटिटी के, जो कि कंट्रास्ट कर रहे थे अब प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ और डाइवर्सिटी के साथ कंटेम्प्रेरी टाइम्स के। थर्डली यहाँ पे बात की गई है एरा ऑफ रिस्क एंड डाइवर्सिटी के बारे में। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि 1970s में जब वो एंटर हुए थे एक मार्क्ड रिस्क और डाइवर्सिटी के एरा में, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस थी किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, लाइक वेरियस एस्पेक्ट थे। अब जैसे कि उसमें सोसाइटी आ सकती है, उसके अलावा जो है हमारी एजुकेशन वगैरह भी इसमें इंक्लूड होती है। और फोर्थली यहाँ पे एक पॉइंट था कॉन्टिन्यूशन ऑफ मॉडर्निस्ट व्यू का। अब यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म से उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट मैनी एस्पेक्ट्स, लाइक जो मॉडर्निज्म था उसके अगेंस्ट। और उसके अलावा उन्होंने बिल्ड किया था कुछ अपने मॉडर्निस्ट आइडियाज और पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दिस सिनेरियोज। और फर्दर ये कि लेक ऑफ मॉडर्निंग फॉर लॉजेस, बेसिकली अब ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उन्होंने लैमिनेट करना शुरू कर दिया था, मतलब वो लैमिनेट नहीं कर रहे थे, सॉरी, अपनी लॉस ऑफ हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि जो कुछ वो खो चुके थे उसको वो सोग नहीं मना रहे थे, उस पर वो लैमिनेट नहीं कर रहे थे। इवन सेल्फ रिलीजन और जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ वगैरह थे इन कंट्रास्ट वो भी मॉडर्निस्ट वैल्यूज़ वगैरह में जो था वो लैमिनेट करना बंद कर चुके थे वो। सिक्सथली यहाँ पे डिस्कस किया गया एप्लीकेशंस टू वेरियस डिसिप्लिन्स के बारे में। तो जो टर्म है पोस्ट मॉडर्निज्म इसी ये अप्लाइड की गई थी, बेसिकली से अप्लाई किया गया डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं या वेरियस रेंज ऑफ ह्यूमन साइंसेस में, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, आर्किटेक्चर है, हिस्ट्री और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट हैं वो इसमें जो इंक्लूड है। और फर्दर ये कि एक रिएक्शन था, बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन है कि मॉडर्निज्म बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली है क्या, तो ये बेसिकली एक रिएक्शन था मॉडर्निज्म वालों के लिए। सो जो पोस्ट मॉडर्निज्म था वो इसे रिएक्शन के तौर पर देखा जाता है, जिसमें कि कैरेक्टराइज किया गया था सिस्टमेटिक स्केप्टिज्म का और एक रिजेक्शन थी मैनी मॉडर्निस्ट अजम्पशंस के बारे में। लास्टली यहाँ पे बात की गई है एंटी फाउंडेशनलिज्म के बारे में। सो जब मॉडर्निज्म था उसने रिजेक्ट कर दिया था आइडिया फाउंडेशनलिज्म ट्रुथ्स को और एब्सोल्यूट फाउंडेशंस को, और एम्फेसाइज किया था उन्होंने कॉन्टीजेंसी को, इंस्टेबिलिटी ऑफ नॉलेज वगैरह को। ओवरऑल जो था ये चैप्टर ये बेसिकली कंसीडर ये कर रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म था उसने रिप्रेजेंट किया था कल्चरल एंड टेक्सचुरल शिफ्ट थी, सर्टेनिटीज और स्टेबिलिटी के साथ जो कि मॉडर्न एरा में एसोसिएटेड थी, उनसे एक शिफ्ट थी ये। फर्दर ये कि इन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे ट्रेडिशनल नोशंस के बारे में, मतलब ट्रुथ के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, अथॉरिटी, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी और स्केप्टिज्म के बारे में। और इनका जो रिएक्शंस आ गए इस मॉडर्निज्म उसको इनकॉर्पोरेट और एक्सटेंड किया जाता है एज अ मॉडर्निस्ट आइडिया। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उन्होंने एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रखा है डिफरेंट किस्म की फील्ड्स पे, जैसे मैंने पहले बताया। चैप्टर नंबर 65 को देख लें, जो इसमें बात की गई है बेसिक कॉन्सेप्ट की पोस्ट मॉडर्निज्म की। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिजेक्शन ऑफ मास्टर नैरेटिव्स के बारे में जो बात की गई है, इसमें उन्होंने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म में उन्होंने रिजेक्ट किया ग्रैंड्स को, मतलब कि जो सुपर नेचुरल पावर्स थे, जो मास्टर्स थे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कंपस किया कि मतलब फेवर मल्टीपल्स थी। और उसके अलावा जो उन्होंने डाइवर्स नैरेटिव्स उनको एक्सप्लेन किया, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को और हिस्ट्री वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डाइवर्स नैरेटिव्स का यूज़ किया। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे कॉन्टीजेंट ट्रुथ के बारे में। जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उन्होंने एजर्ट किया, बेसिकली उन्होंने दावा किया कि जो ट्रूथ्स हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि वो कॉन्टीजेंट और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, वो मतलब कि उनको शेप किया गया अपने सोशल, हिस्टोरिकल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। थर्डली यहाँ पे बात की गई स्केप्टिज्म ऑफ प्रोग्रेसेस के बारे में। सो मॉडर्निज्म बेसिकली जो था, सॉरी, जो पोस्ट मॉडर्निज्म था वो स्केप्टिकल था, लाइक उसमें आइडियाज़ थे लीनियर प्रोग्रेस के और क्वेश्चंस बेसिकली वो लाइक रेज कर रहे थे पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में जो कि अनचेक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से
रिलेटेड थे। फोर्थली यहाँ पे एंटी टेक्नोलॉजी बायसेस के बारे में बात की गई है, लाइक कुछ जो पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग एग्जिबिट कर रहे थे बायसेस अगेंस्ट टेक्नोलॉजी को, और उसे व्यू कर रहे थे एज अ पोटेंशियली एलिनेटिंग और इन्वायरमेंटली डैमेजिंग के तौर पे भी मॉडर्निज्म को और पोस्ट मॉडर्निज्म को। फर्दर ये कि इसने फ्रेगमेंटेशंस एंड डी सेंटर्ड सेल्फ के बारे में भी एक पॉइंट दिया गया है, जिसमें वो लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो प्रेजेंट कर रहा है कि व्यू एज अ सेल्फ फ्रेगमेंटेड और लेकिंग स्टेबिलिटी का। अब इसमें यूनिफाइड आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया गया और इंडिविजुअल्स को मतलब बेसिकली बताया गया कि जो इंडिविजुअल्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटीज़ को। और फर्दर ये कि मैस मीडिएटेड रियलिटी के बारे में बात की गई, मतलब जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया था रोल ऑफ मैस मीडिया को, लाइक वो शेप कर रहा है लोगों की परसेप्शंस को रियलिटी पे और एम्फोसाइज कर रहा है उसकी कंस्ट्रक्शंस को और उसके मतलब की रियलिटी को कंसीडर कर रहा है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है लैंग्वेज एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में। सो लैंग्वेज बेसिकली एक स्ट्रक्चरलिस्ट में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि वो पहले डिस्कस किया था मैंने कि पोस्ट मॉडर्निज्म में स्ट्रक्चरलिस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो इसी तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो लैंग्वेज एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट व्यू करना शुरू कर दिया गया था और वो जो थी वो रियलिटीज़ भी बेसिकली वो शेप कर रही थी और वो रिफ्लेक्ट भी करी थी इन रियलिटीज़ को। और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले किया है लैंग्वेज ने सोशल कंस्ट्रक्शंस में। और एटली अगर डिस्कस करें तो नॉलेज एज अ कॉन्टिजेंट एंड कॉन्टेक्चुअल, जो पोस्ट मॉडर्निज्म उन्होंने डिसाइड किया कि जो नॉलेज है वो कॉन्टिजेंट पावर्ड है, मैंने का कल्चरल बेस है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी है ये। फर्दर ये कि उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया था एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव नॉलेज वगैरह को। और पॉइंट नंबर 9 जो है ट्रूथ एज अ प्रोलास्टिक। सो इसमें वो कह रहे हैं कि जो ट्रूथ है उसे कंसीडर किया जा रहा था एज ए प्रोलास्टिक इन पोस्ट मॉडर्निज्म, और डिफरेंट ट्रूथ से जो कि एग्जिट कर रहे थे डिपेंड करते थे वो अपने ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव्स पर, जिनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था कम्प्लीटली उन पे। पॉइंट नंबर 10 में डिस्कस ये किया गया है कि जो वैल्यूज़ थी लाइक वैल्यू रूटेड इन सोशल प्रैक्टिसेस उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो वैल्यूज़ उन्हें सीन किया जाता है एज एमर्जिंग फ्रॉम एवरीडे सोशल प्रैक्टिसेस, और उसके अलावा जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको, और जो उसके बिटवीन जो कल्चरल चेंजेस थे वो। और उसकी कंक्लूजन देख लें तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल और डाइवर्स इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को, जो कि चैलेंज करती है सर्टेनिटीज़ को, ग्रैंड नैरेटिव्स को, मॉडर्न एरा का। फर्दर ये हाईलाइट करती कॉन्टिजेंसी ऑफ ट्रूथ्स को और इम्पोर्टेंस किसी भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव की, इन्फ्लुएंस करती पावर को और कल्चर नॉलेज और वैल्यूज़ को। पोस्ट मॉडर्निज्म इनकरेज करती है रेवोल्यूशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को और अजम्पशंस ऑफ वेरियस फील्ड्स वगैरह के बारे में। टॉपिक नंबर 66 को देख लें तो उसमें बात की गई क्रिटिकल थ्योरी के बारे में पोस्ट मॉडर्निज्म के। तो इसके भी फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोगेटिंग पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो जो पोस्ट मॉडर्निज्म थे उन्होंने एक क्रिटिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर प्रोड्यूस किया, मतलब दिया था, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि जो पावर ऑपरेट कैसे होती है और फर्दर ये कि किस तरीके से जो है विद इन सोसाइटी पावर ऑपरेट होगी, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में। पावर इन सेंस के जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो किस तरीके से वो पावर गेन कर रहे हैं, वो किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, वो कैसे ऑपरेट हो रहा है सोसाइटी में। फर्दर ये कि उन्होंने फोकस किया था एक्सपोज करने पर चैलेंजेस और मार्जिनलाइजेशन एंड ऑपरेशंस पर। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है हिस्टोरिकल एंड क्लासिकल एनालिसिस के बारे में। सो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं हिस्टोरिकल क्लासिकल टेक्स्ट को, जो कि अनकवर कर था हिडन पावर डायनामिक्स को, स्ट्रगल करता मार्जिनलाइज ग्रुप्स के बारे में, और ऑफर करा था एक मॉडर्न इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव एजुकेशन के पर्पस के बारे में। थर्डली बात की गई है यहाँ पे क्रिटिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ एजुकेशन। सो पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिक में इंस्ट्रूमेंटल यूज ऑफ एजुकेशन था, बेसिकली वो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे। फर्दर ये कि वो एम्फोसाइज कर रहे थे नीड ऑफ फॉर एजुकेशन को, जो कि एक एम्पावरमेंट का टूल था रदर देन कंट्रोल। फर्दर ये कि डिसकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज था। डिसकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इस सेंस के वो यूज़ करते उसको एनालाइज करने के लिए, एजुकेशनल मटेरियल्स को रिवील करने के लिए, अंडरलाइंग बायसेस और अजम्पशंस को प्रमोट कर रहे थे। फर्दर वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के बारे में। और यहाँ पे फर्दर ये था क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो था एस्पेक्ट्स है इसके, इन सेंस के जो पोस्ट मॉडर्निज्म था उसमें जो एजुकेशन थी उसको कंट्रोवर्शियल किया जाता है, मतलब डिफरेंट कंसर्न्स के बारे में, पोटेंशियल बायसेस और
इंडो क्रिएशंस के बारे में, और फर्दर ये कि एप्लीकेशंस जो थी इसकी वो प्रायोरिटाइज करती क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन डायलॉग्स और एडवोकेसी फॉर इंक्लूसिविटी के बारे में भी इसमें बात की गई है। मतलब जो पोस्ट मॉडर्निज्म था वो इंकरेज करता है इंक्लूसिविटी को और डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव्स का एजुकेशन में फोस्टर करता है, कोई इक्विटेबल और जैसे एजुकेशनल एनवायरनमेंट वगैरह को। ओवरऑल जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म की क्रिटिकल थ्योरी एजुकेशन में ये चैलेंज कर रही थी और ट्रांसफॉर्म कर रही थी पावर स्ट्रक्चर का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, प्रमोट करती थी इंक्लूसिविटी को और इनकरेज करते एक मोर क्रिटिकल इक्विटेबल अप्रोच का एजुकेशन के रिगार्डिंग। और फर्दर ये कि जो क्रिटिक्स थे ये चैलेंज कर रहे थे फर्दर ये कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे थे रीशेप करने में एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिसेस को, और डिफेंसिव वे में सोशली कंसाइज कर रहे थे रिफ्लेक्टिव एजुकेशन सिस्टम को। टॉपिक नंबर 67 को देख लें, जिसमें वो बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म और नॉलेज की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्यूटर नॉलेज एंड पोस्ट मॉडर्निटी को। सो पोस्ट मॉडर्निज्म जो था बेसिकली वो एसोसिएट था ट्रांसफॉर्मेशन इनटू लाइक पोस्ट मॉडर्निटी, और फर्दर ये कि क्लोजली जो टाइड है एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर के साथ, उसकी नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ। सेकेंडली बात की गई टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन नॉलेज के बारे में। सो एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज़ का इसमें काफ़ी इम्पैक्ट है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस में, और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था नॉलेज प्रोडक्शंस पे, डिस्ट्रीब्यूशंस पे, जो कि क्रिएट कर रहा है ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी को। फर्दर ये कि ग्लोबल नॉलेज इम्बैलेंस था, मतलब जो इकोनॉमिकल पावर्स थी नेशंस थी वो एग्जर्ट करती थी इन्फ्लुएंस लेस डेवलप्ड नेशंस पर थ्रू देयर डायमेंशंस और लीडिंग करने से ग्लोबल नॉलेज बैलेंस के थ्रू। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो उन्होंने डिस्कस किया है वो ये है कि नॉलेज एज अ सोर्स ऑफ पावर। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म था उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था नॉलेज ऑफ पावर को, और फर्दर ये कि इंटरटेनमेंट किया था उन्होंने नॉलेज और पावर दोनों को, और फर्दर वो कहते थे कि वो डिफाइन कर रहे थे बेसिकली नॉलेज को एज अ होल्ड पोजीशन होल्डर, मतलब कि जो पावर जो है जो पोजीशन होल्ड कर रही है उसको बेसिकली वो नॉलेज के थ्रू डिफाइन कर रहे थे। फर्दर ये कि अथॉरिटी इन नॉलेज प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चन कर रहा था ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी के बारे में, जिसमें नॉलेज प्रोडक्शन आती है, और वो एम्फसाइज करते हैं उनके रोल ऑफ नॉलेज को और अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। 6 पर उन्होंने डिस्कस किया है प्लुरलिज्म और मल्टीपल पर्सपेक्टिव के बारे में। सो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म था ये एडवोकेट कर रहा था कि डिफेंसिव वे में जो रिकॉग्नाइज करता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को, नॉलेज की, जैसे कि प्रोडक्शन है या प्रमोट करना डाइवर्सिटीज को, इंक्लूसिविटी को। ओवरऑल जो ये चैप्टर है ये जो था हाईलाइट कर रहा है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को, मतलब कि जो नॉलेज के और टेक्नोलॉजी और पावर के दरम्यान में जो इंटरप्ले है, जो कनेक्शन है, उसको डिस्कस कर रहा है। फर्दर ये इनकरेज कर रहा है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को, जो कि मतलब जो नॉलेज कंट्रोल कर रही है और एम्फसाइज कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव को। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हैं बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म की एज थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज थी, उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था क्रूशल अंडरस्टैंडिंग को, किस तरीके से नॉलेज को जनरेट किया गया, डिसमेंटेड किया गया, और फर्दर ये कि किस तरीके से वाइडली यूज हो रही है और पावर जो सोसाइटी में किस तरीके से वर्क कर रही है। अब फर्दर ये कि इसमें कुछ प्रोपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया टॉपिक नंबर 68 में से। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फ्रेडरिक जैमसन। सो बेसिकली ये जो थे पोस्ट मॉडर्निज्म और उनका जो कल्चरल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है। ये उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि किस तरीके से जो पोस्ट मॉडर्निज्म है रिफ्लेक्ट कर रहा है एक न्यू स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म को और कंज्यूमर कल्चर को। सेकेंडली बात की गई है जीन्स की। सो बेसिकली ये भी फेमस थे अपने आइडियाज़ की वजह से, मतलब कि स्टिमुलेशंस पर और हाइपर रियलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इनके जो थे वो टॉपिक्स थे। और फर्दर ये कि इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसे किस तरीके से सैचुरेट किया जाए इमेजेस और स्टिमुलेशंस के साथ, जो कि रिप्लेस कर दे रियल वर्ल्ड को। थर्डली बात की गई मिचेल फोकलेट की। सो मिचेल फोकलेट ने बेसिकली वर्क करना शुरू किया था, मतलब वो फोकस करते पावर पे, नॉलेज पर, इन सब चीज़ों पे जो कि सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट करती है, कंट्रोल इंडिविजुअल्स वगैरह को। और फर्दर ये कि पोस्ट मॉडर्निज्म में जो थॉट्स थी, जो क्रिटिक्स है, उनकी एक्सप्लोरेशन भी इन्होंने की थी, और डिस्कोर्स ऑफ पावर भी इनका ये एक इम्पैक्ट था। इनके बाद जो था जैक्वस डीरिडा बेसिकली उन्होंने डेवलप किया था डीकंस्ट्रक्शन को एज अ फिलोसफिकल मेथड। और फर्दर एक उन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की थी स्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग के बारे में। एंड उसके बाद आप ले लें गर्ल्स को। सो बेसिकली इन्होंने एडवोकेट किया था फिलोसफी ऑफ डिफरेंस और मल्टीप्लिसिटी को, और चैलेंज किया था ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ आइडेंटिटी को और सब्जेक्टिविटी को। लास्ट पे डिस्कस किया गया हमारे पास फेलिक्स को। सो जो इन्होंने कोलैबोरेट किया था डेलेस के प्रोजेक्ट में, जो कि था
सच जो एनालिसिस के बारे में था जिन्होंने एक्सप्लोर किया था इंटरसेक्शन ऑफ फिलोसफी को, साइकोलॉजी को और पॉलिटिक्स को। फर्दर इसमें डिस्कस ये किया गया है इन्होंने कि होपफुल एस्पिरेशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बात की गई है, जिसमें 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डीकंस्ट्रक्शनिज्म फाउंडेशनल व्यूज़। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट उन्होंने बेसिकली उनका एम ये था कि वो डीकंस्ट्रक्ट करें और इस्टेब्लिश करें और अथॉरिटेटिव व्यूज़ को इनकरेज करें, क्रिटिकल और ओपन माइंडेड अप्रोच को नॉलेज के बारे में। सेकेंडली ये बात ये की गई कि रिकॉग्निशन ऑफ अ प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, और मतलब कि उन्होंने होप की थी कि जो डीकंस्ट्रक्टिंग फाउंडेशनल व्यूज़ हैं उनको लीड किया जाए एक ब्रॉडर रिकॉग्निशन में, उनको एक्सेप्टेंस दी जाए डाइवर्स पर्सपेक्टिव में और कल्चर्स में, डाइवर्स इन सेंस की डिफरेंट कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स में। थर्डली बात की गई है क्रिएशन ऑफ अ ट्रूली ग्लोबल सिविलाइजेशन की। सो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली इन्विजन करता है पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन को, और ट्रांसफर करता है नैरो बाउंड्रीज को, फोस्टर करता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड को। फर्दर ये कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म था ओवरऑल जो था ये इसमें प्रोपोनेंट्स थे और कुछ इसके एस्पिरेशंस थे जो कि चैलेंज कर रहे थे एक्सप्लेनेशंस के नॉर्म को, उनके क्वेश्चंस की अथॉरिटी को प्रमोट करती, इनकी इंक्लूसिविटी को। और इनका जो इन्विजन था वो ये था कि जो दुनिया है उसको एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव में समझा जाए जहाँ पे लोग कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो दुनिया है उसको ग्लोबली इंटरकनेक्ट किया जाए। सो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।